हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की इस वीडियो में। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पीवाईक्यू सीरीज का ये 14वां वीडियो और बाल विकास के हम प्रैक्टिस करेंगे 30 क्वेश्चंस को और जानेंगे डिटेल में जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं। और ये 10 मार्च शिफ्ट 2 का ये पेपर है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला सवाल है कि समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध मुख्य कितने पक्षों से है। कितने मुख्य पक्ष होते हैं समाजीकरण के। यहाँ पर ये नहीं क्लियर है कि बालक का समाजीकरण है या व्यक्ति का। तो इन दोनों में ही जो है मुख्य 3 पक्ष जो हैं माने जाते हैं। आयोग ने भी यही सही माना है। तो यदि व्यक्ति की बात करें तो इसमें व्यक्ति, समाज और संस्कृति, ये 3 पक्ष होते हैं किसी जो है समाजीकरण प्रक्रिया के। वहीं बालक की बात करें तो बालक के जो आसपास होता है परिवार, विद्यालय और समूह, उसके लिए ये 3 जो है इंपॉर्टेंट होते हैं ये फैक्टर किसके लिए, समाजीकरण प्रक्रिया के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। नैदानिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो किस लिए होता है, का संचालन का मुख्य उद्देश्य किसको चिन्हित करना होता है। तो प्रदर्शन में कमजोरी, विशिष्ट या अकादमिक परेशानी के पीछे का कारण या विशिष्ट प्रकृति। तो इसका जो सही उत्तर है वह है द कॉजेज अंडरलाइंग एकेडमिक डिफिकल्टीज। तो ये इसका सही उत्तर है कि जो भी उनकी एकेडमिक में प्रॉब्लम जा रही है उसके पीछे का जो कारण है वो जानने के लिए क्या किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। आपको ये पता होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कक्षा के अनुशासन में सुधार के लिए शिक्षक द्वारा उठाए जाने वाला सबसे आशाजनक कदम है। आशाजनक मतलब होपफुल, यानी जिससे कक्षा का अनुशासन जो है सही हो जाएगा। तो मार्किंग पुस्तिका में कक्षा के नियमों का उल्लंघनों का नोट करना, जो है क्लास रूल्स को दर्शाना। जो मार्किंग बुक रहती है, मार्किंग बुक को आप स्टूडेंट्स डायरी के फॉर्म में भी देख सकते हो। स्टूडेंट्स को जो डायरी डिस्ट्रीब्यूट होती है साल भर के लिए एक, उसमें आप इनको रूल्स को नोट करने के इनका उल्लंघन होने पर आपको ये सजा मिलेगी। तो ये हालांकि बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। बच्चों की सामग्री विधि दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना, हालांकि ये ज्यादा अच्छा हो सकता है। इवेल्युएट हिज मटेरियल, हिज मतलब स्वयं का, यहाँ पर ये लिखा है बच्चों का, तो ये हिंदी कई बार गलत होता है। कक्षा में मान लीजिए अनुशासन नहीं है तो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, जो मेथड यूज कर रहे हैं, अप्रोच यूज कर रहे हैं किनको, बच्चों के लिए, तो मतलब बच्चों को। तो ये जो ये हमें चेक कर लेना चाहिए। तो ये हमारा सही उत्तर है। आगे दंड की श्रृंखला, ये भी गलत है। या माता पिता को बुलाना हर समय के लिए जो है आवश्यक नहीं होता है। पहले हमें अपने स्तर पर जो है चीजें देखना चाहिए। आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एनईपी के ही मैंने सारे क्वेश्चन रखे थे, लगभग 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। एनईपी 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पर बनाई थी। इसका उद्देश्य क्या है, सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, क्योंकि ये तो बहुत पहले से ही है कि समान अवसर प्रदान करना। पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, तो यही उसका उद्देश्य है कि टू इम्प्रूव होल एजुकेशन सिस्टम, हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी व्यवस्था को सुधारना। क्योंकि ये बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है। आपको पता होगा 5+3+3+4 का चेंज कर दिया है। वहीं जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी बहुत चेंज आए हैं। तो आगे हम देखते हैं इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। विकास कार्य को शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है। डेवलपमेंट टास्क जो है यह शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो यह जो दिया गया है आपका हैवी गस्ट के द्वारा दिया गया है। फैक्ट के रूप में याद रख लेना है। और विकास कार्य क्या है, ये एक जीवन में, बच्चे के जीवन में किसी निश्चित अवधि में या लगातार जो है होते रहते हैं। और इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि बच्चे का जैसे चलना है, बोलना है, पढ़ना है, ये सब सीखता है बच्चा, तो इसको हम डेवलपमेंट टास्क कहते हैं बच्चे को। तो ये जो है दिया गया है ये शब्द, तो ये हैवीगस्ट के द्वारा दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। किशोर विकास की प्रारंभिक स्थिति में युवावस्था के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल, किशोर अवस्था आपको पता होगा 12 से जो है 18 वर्ष
ये बीच में जो है आपकी किशोरावस्था रहती है। तो प्रारंभिक युवावस्था ये सही है। यौवन शब्द लैटिन की प्यूरोबर्ट्स से लिया गया है, जिसका अर्थ पुरुषत्व का उम्र रहती है। हालांकि ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है कि युवावस्था के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो इन्होंने कथन दिया है, कारण दिया है, वो दूसरा कारण दिया है। यानी दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। तो देखिए, ए सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बिल्कुल यही सही है ना। पहला क्या है उत्तर की दोनों सही है लेकिन व्याख्या करता है, तो व्याख्या थोड़ी कर रहा है आपका पहले जो ऑप्शन है इसका, ए की। इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, चेतन अचेतन और स्मृतियों का दमन महत्वपूर्ण पहलू है। तो कॉन्सियस, अनकॉन्सियस और रिप्रेशंस ऑफ मेमोरीज आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ। तो ये किसकी जो है महत्वपूर्ण पहलू कहलाते हैं। का जो सही उत्तर है वह है व्यक्तित्व गतिकी के पर्सनालिटी डायनेमिक। ये थ्योरी ऑफ एक पर्सनालिटी डायनेमिक है। इसी के अंतर्गत जो है हम कॉन्सियस और अनकॉन्सियस और रिप्रेशन ऑफ मेमोरीज, इन तीनों को जो है हम पढ़ते हैं। और चेतन आप समझ के जानिए कि चेतन का यह मतलब होता है कि हमारे जो है सचेत निर्णय है, यानी हम होश में रहते हैं हमारे जानबूझकर, होश और हवास में। सचेत निर्णय जैसे हम कुछ सोचते हैं, हमारी कुछ भावनाएं हैं, हम कुछ मानते हैं यानी हमारी धारणाएं हैं, इस चेतन मन में रहता है। अचेतन में रहता है हमारी जैसे कुछ यादें हो गई, कुछ इच्छाएं हो गई, ये हमारी अचेतन मन में रहती हैं। और वहीं बात करें स्मृति, तो स्मृति जो है इनका इनके तत्व भी शामिल हो सकते हैं। पुराने हमारे जो है ज्ञान और अनुभव जो है ये किस में आते हैं, हमारे स्मृति में आते हैं। तो इसको बोलते हैं पर्सनालिटी डायनेमिक का जो है थ्योरी, या थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डायनेमिक। आगे हम देखते हैं, बच्चों के शिक्षण अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से जो है शिक्षकों का कौन सा गुण होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम स्तर को बढ़ाना है तो कौन सा गुण जो है नहीं होना चाहिए शिक्षकों में, ये बताना है। सकारात्मक व्यवहार। और अच्छा ये देखिए, यहाँ पर कई बार आयोग ये गलती करता है, यहाँ लिखा है स्ट्रिक्ट और यहाँ लिखा है क्या, सकारात्मक। तो ये गलत हो गया, स्ट्रिक्ट व्यवहार जो है नहीं रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट आउटलुक है। आप भी कई बार जो है, ये मेरे द्वारा ये गलती नहीं की गई है, ये आयोग की गलती है इसमें हिंदी लिखने में। बाकी ये चीजें तो रहनी चाहिए एक शिक्षक में कि संचार क्षमता, सब्जेक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए, उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव होना चाहिए। प्रश्न था कि कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रिक्ट आउटलुक नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, कौन सा तथ्य जो है विद्यालय में छात्रों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो शिक्षकों द्वारा प्रेरणा, तो हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से ये तो इम्पोर्टेंट है ही लेकिन महत्वपूर्ण है। भव्य विद्यालय भवन, हालांकि यहाँ पर भव्य नहीं भी होगा तो भी जो है छात्रों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये भव्य जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, ये जो है उपयुक्त नहीं है, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम देखते हैं, कौन सा लक्ष्य प्राप्ति का साधन मात्र है इसलिए उतना प्रभावी नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति का साधन है मतलब हम जो है कोई काम करते हैं, बीच में जो हमारी उस काम करने में हेल्प करता है वो कहलाते हैं साधन। और जिसको हम पाना चाहते हैं, लक्ष्य हमारा टारगेट, जैसे संविदा वर्ती, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा साध्य कहलाएगा। तो साधन मात्र है यानी इस साधन को बताना है, इसलिए इतना प्रभावी नहीं है। मूलभूत अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा, आंतरिक या बाहरी परिपक्वता। इसका सही है कि हमारी जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा जो होती है एक मोटिवेशन का काम करती है। हम पढ़ाई करते हैं, आपको जो है कुछ मोटिवेशन मिलता है ना। और बाहरी अभिप्रेरणा क्या है, आपका लक्ष्य भी पाना भी एक प्रकार की अभिप्रेरणा है। मान लीजिए आप संविदा में होंगे, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आपकी समाज में इज्जत बढ़ जाएगी, है ना। थोड़ा सा आपको क्या है कि पैसे भी ठीक ठाक मिलने लगेंगे, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, ये बाहरी अभिप्रेरणा है, ये आंतरिक में नहीं आएगा। तो बाहरी अभिप्रेरणा जो है साधन मात्र है आपका, और मोटिवेशन भी। आगे देखते हैं, परिपक्वता ये नहीं आएगा। और आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है आप बिना किसी जो है लक्ष्य का मतलब जिसमें आपको काम करने में मजा आता है, लाइक, है ना।
तो वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। उसमें आपका उसका परिणाम निर्भर नहीं करता है ना। आगे जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है ना, उसको अंदर से अभिप्रेरणा मिलती है क्रिकेट खेलने की, लेकिन उसके अंदर ये नहीं है कि मैं उसमें इंटरनेशनल खेलूं, नेशनल खेलूं। यदि ये आती है तो ये आपकी बाह्य अभिप्रेरणा में आएगा। आगे हम देखते हैं, राम कॉलेज नाटकीय टीम के प्रमुख हैं। ये नाटक टीम है कॉलेज की। तो वह इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में ट्रॉफी जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कौन सा सही है? तो देखिए, ट्रॉफी जीतना एक प्रकार की बाह्य अभिप्रेरणा है। यहाँ पर ट्रॉफी जो मिलेगी उसे, इसलिए उसे और अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो वह किस रूप से प्रेरित है? वह बाहरी रूप से क्या है? प्रेरित है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्यवहार विकार के प्रबंधन के दृष्टिकोण के लिए, यानी व्यवहार का जो है कंट्रोल करना है हमें, बिहेवियर डिसऑर्डर को क्या करना है? मैनेजमेंट करना है या कंट्रोल करना है। एक थेरेपी कहलाती है फार्माकोथेरेप्यूटिक थेरेपी। किस प्रकार या किसका प्रबंधन कर सकती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका कि इन अटेंशन, असावधानी। हालांकि इतना सही वर्ड नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश से समझ जाइए कि कई लोग क्या है कि अटेंशन नहीं ले पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, उनका इस तरह का व्यवहार रहता है। इसके लिए एक थेरेपी आती है, तो वो क्या किसमें मदद करती है? इन अटेंशन। अब यहाँ से भी समझ सकते हैं ऑप्शन में कि व्यवहार विकार के लिए, यानी जो फोकस नहीं कर पाते हैं या अटेंशन में नहीं रह पाते हैं, तो वो उनके लिए इन अटेंशन को दूर करने के लिए थेरेपी काम में आती है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययन में देखा कि भारत के स्कूलों कॉलेजों में छोटे बच्चों के बीच जो मादक द्रव्य है या नशीले पदार्थ हैं, महामारी के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव, बढ़ते आर्थिक तनाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो ये एक जो है आपका अध्ययन है, एक स्टडी की गई थी, और स्टडी का नाम है आपका ये आपका KR BK रेड्डी और ए विश्वास 2013 की। इसमें यही देखा गया था कि जो छोटे स्कूल हैं या कॉलेज हैं, वहां पर बच्चों के बीच में जो नशे का सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है, उससे जो है बच्चे अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, और भी चीजें जो हैं इसमें शामिल हैं। बस इतना ही याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सीखने की कठिनाइयों को, जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, उनको गणितीय संक्रियाओं को करने में समस्याएं होती हैं? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है। कहीं मैथ की प्रॉब्लम होती है सीखने में, कोई बच्चे में डिसऑर्डर है लर्निंग का, उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। कैलकुलिया से आप रिलेशन कैलकुलेशन से है, तो ये गणित संबंधी जो है विकार है, इसको आपको याद रख लेना है। वहीं डिस्ग्राफिया जो है आपका लेखन संबंधित विकार है, और ये आपका डिसलेक्सिया पठन से संबंधित, पढ़ने में दिक्कत आती है। आगे हम देखते हैं, किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल में रखकर विचार किया जाता है? तो जो डिसेबल चाइल्ड रहते हैं, PH जो चाइल्ड रहते हैं, ये आपका नॉर्मल स्कूल है, इसमें रखना, इसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इंटीग्रेट यानी एकीकरण हमने कर दिया है। साथ में ये जो है एक समावेशी शिक्षा का उदाहरण भी है। समावेशी का मतलब हम ये हम भूल जाते हैं कि बच्चा PH है या किस बैकग्राउंड का है या आर्थिक स्थिति क्या है। सभी बच्चों को एक कक्षा में वे पढ़ाते हैं, तो इस तरह की शिक्षा समावेशी शिक्षा है। तो जब हम विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल में रखते हैं, तो उसको एकीकृत शिक्षा कहते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं, और साथ साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन भी इसे हम कह सकते हैं। तो दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, पियाजे ने किसको मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा में नई जानकारी को फिट करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया रूप में परिभाषित किया है? पियाजे का आपको पता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसकी 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। इसने यही बताया है कि जब बच्चा जो है नया सीखता है और पुराने में वो ऐड कर लेता है उसको, यानी सामंजस्य स्थापित कर लेता है, उसको सामंजस्य नहीं बोलते हैं, उसको समावेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। वो क्या करता है? एसिमिलेट करता है, एसिमिलेट करता है। ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे साइकिल वो चलाना कोई सीख रहा है, उसके बाद बाइक सीखता है। जब वो बाइक सीखता है तो उसे बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जो कंट्रोलिंग है वो साइकिल सीख करके उसमें
हासिल कर ली है, तो उसने क्या कर लिया, पुराने ज्ञान को जो है नए ज्ञान से एसिमिलेट कर लिया है, समावेश कर लिया है। आगे हम देखते हैं, कोलबर्ग का जो है नैतिक विकास का सिद्धांत है, आपको पता है। कोलबर्ग के सिद्धांत के पारंपरिक स्तर के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ये लिखा है कौन सा कथन सही है, करेक्ट है। तो इसका जो सही उत्तर है, आप लोग एक बार देख लेंगे सारे, तो इसको मैं जो है ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसको ये बता दूंगा कि लोग जो रहते हैं सामाजिक रूप से अपेक्षित नियमों, मानदंड, अनुष्ठानों, कानून के शासन और राष्ट्र के प्रति निष्ठा आदि के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो ये जो है लोगों का जो निर्णय है, वो प्रक्रिया सिर्फ उसका निर्णय नहीं होता है, इन सारी चीजों को मिलाकर जो है वह निर्णय लेता है। ये उसका व्यक्तिगत नहीं निर्णय होता है, ये चीजें उसके निर्णयों को प्रभावित करती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, सीखने का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि व्यवहार डैश और डैश से शुरू होता है और नए व्यवहार अनुभव के माध्यम से नए बंधनों के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो इसमें यह बताता है कि हमारा व्यवहार जो है किस तरह शुरू होता है या किससे प्रभावित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका कंडीशनड रिफ्लेक्स और नेचुरल प्रोसेस, वातानुकूलित सजगता और प्राकृतिक प्रतिक्रिया। कंडीशनिंग रिफ्लेक्स जो है आपका, इसको आप उससे भी समझ सकते हैं, आपने पावलाव का जो है शास्त्रीय अनुबंधों का सिद्धांत देखा होगा कि कोई भी एक उद्दीपक है वो अनुक्रिया को प्रभावित करता है ना। उस तरह से हमारा व्यवहार भी प्रभावित होता है, कंडीशनड रिफ्लेक्स रिफ्लेक्ट होता है हमारा। दूसरा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना, कि सारी जो है नेचुरल प्रोसेस मतलब नेचुरल तरीके से निकलता है। प्राकृतिक जो है क्रिया को ट्रिगर करती हैं, ये दोनों एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं, कि आपने जो अनुक्रिया करी है वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आई है। और इसका एक भी ये भी कारण है कि यदि कोई उद्दीपक अनुक्रिया को प्रभावित करता है, उद्दीपक में थोड़ा परिवर्तन होने पर भी आपकी नेचुरल प्रोसेस रिस्पॉन्स निकलता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जो पढ़ने का तरीका है, आप पढ़ाई करते हैं एग्जाम में किसी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए, दूसरा सब्जेक्ट को भी पढ़ने के लिए वही तरीका अपनाते हैं, क्योंकि वो जो है आपकी आदत में आ गया है। एक सिंपल एग्जाम्पल था ये, बाकी आपने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ रहे होंगे। आगे इनमें में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा साहचर्य परिवर्तन के नियम का एक भाग है। तो जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने जो है साहचर्य परिवर्तन का नियम दिया है, और ये उससे बिल्कुल मिलता जुलता है कि जिस तरह से इसका है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो पावलाव की है। इन्होंने बताया था कि उत्तेजना और उद्दीपक दोनों की बात की है। उसी तरह ये थॉर्नडाइक का भी एक नियम है। इस नियम का एक भाग ये है कि ये आपने अभी पढ़ा है कि अधिगम की परिस्थितियां समान हो तो एक नया अधिगम जो है क्रिया के साथ दूसरा अधिगम भी सीखा जा सकता है। ये अभी पुराने में भी चर्चा करी है, इन दोनों में जो है बहुत बारीक अंतर है। जो थॉर्नडाइक का साहचर्य परिवर्तन का है, ये जो नियम इनका बताता है वो बताता है कि कोई अनुक्रिया जो होती है उद्दीपक पे निर्भर करती है, और ये जो इनका थॉर्नडाइक का जो है परिवर्तन का नियम है, मतलब उद्दीपक में हम परिवर्तन कर देते हैं तो भी हम दूसरा अधिगम जो है सीख सकते हैं। ये इसका जो है सही उत्तर है। आगे हम देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा जो है को शिक्षा के किस पर रखती है, बच्चों को। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, हमें पता है कि चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चों को हम किस में रखते हैं, केंद्र में रखते हैं। जो एजुकेशन हमारी है उसके केंद्र में कौन रहता है, लर्नर रहता है, या हम उसे स्टूडेंट कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रगतिशील शिक्षा से संबंध में के संबंध में कौन सा रूसों से संबंधित नहीं है। देखिए ये फैक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी के आते हैं, क्योंकि हमें एकदम एक एक कथन नहीं पता होते हैं रूसों के। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि थोड़ा सा इसमें से अलग कौन सा कथन है या नेगेटिव, कुछ इस तरह से जानने की हम कोशिश करते हैं जिससे हम सही उत्तर तक जो है पहुंच सकते हैं। तो पहले है, रूसों ने औपचारिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना की है। बिल्कुल, उन्होंने जो है एक फॉर्मल एजुकेशन की जो है थोड़ा सा आलोचना की है। प्रकृति के निकट होनी चाहिए, ये बताया है। बच्चों की भूमिका सूत्रधार है। चिल्ड्रन, देखिए ये गलत बता दिया, कह रहे हैं कि चिल्ड्रन जो है वो फैसिलिटेटर है और टीचर सेंटर में रहना चाहिए, तो ये गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो ये था जो है इस प्रश्न का उत्तर कि जो है ये रूसो का कथन नहीं है। तो शिक्षा पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर नहीं होती है। उन्होंने अब देखिए एक नेगेटिव कथन भी आ रहा है कि फैसिलिटेटर बच्चा होना चाहिए, जबकि ये कहा गया है कि टीचर को होना चाहिए फैसिलिटेटर, है ना। और बच्चा जो है केंद्र में होना चाहिए। बाकी शिक्षा में एक बच्चे को जो है शिक्षा को एक बच्चे को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ ढाल विकसित करने में मदद करना चाहिए। मतलब एजुकेशन इस तरह से बच्चे की होनी चाहिए कि समाज में जो है वह एक ढाल बनकर एक शील्ड के रूप में जो है सोशल जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ वो लड़ सके। आगे हम देखते हैं, बोबो डॉल जो है अध्ययन के लेखक कौन थे। तो बोबो डॉल जो अध्ययन है एक स्टडी की गई थी, और ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट भी है। तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा किया गया है, और इसका जो सिद्धांत है वह है आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा का आपको याद रख लेना है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इसमें इन्होंने ये प्रैक्टिकल किया है कि कोई एक बच्चा है, वो दूसरे के व्यवहार को देखकर कैसे सीखता है। दूसरे के व्यवहार, एक बच्चा है दूसरे बच्चे का व्यवहार देखता है, उससे हम कैसे सीखते हैं। तो इस यही है सामाजिक अधिगम, यानी एक बच्चा दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट करता है, तो यही तो एक सामाजिक विकास भी है। इसमें हुआ क्या है कि एक तीन ग्रुप बनाए गए हैं बच्चों की। एक आपका ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, और ग्रुप 3 है। तो एक बोबो डॉल जो है, एक वीडियो दिखाई गई है उन तीनों बच्चों को। इसमें दो बच्चों को, एक पहला जो ग्रुप है उसमें बच्चों को ये वीडियो दिखाई गई है कि उसमें एक आदमी है, डॉल जो है बोबो डॉल, एक बोबो डॉल का मतलब एक फूली हुई एक डॉल, डॉल से ही आप मानिए। उसमें एक आदमी क्या है, इसको बहुत मार रहा है डॉल को, और चिल्ला रहा है। इन बच्चों को ये दिखाया गया, इनको ग्रुप 1 के। ग्रुप 2 में जो है बच्चों को यह दिखाया कि एक आदमी जो है उस डॉल से जो है खेल रहा है ना, और उसको बहुत अच्छे से रख रहा है। तो तीसरा जो ग्रुप है उसको कोई वीडियो नहीं दिखाया गया। अब ये प्रक्रिया करने के बाद जो है तीनों ग्रुप में बच्चों को दी गई क्या, डॉल्स। तो जो है पहला ग्रुप जो है उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसा उसने वीडियो में देखा है। दूसरा बच्चा भी उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसा वीडियो में। और तीसरे ग्रुप के बच्चे जो हैं बहुत स्लो क्या है उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा नहीं है और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसको कहीं पैर देख रहे हैं, उसका हाथ देख रहे हैं डॉल का। तो इस तरह से क्या है, बोबो डॉल जो अध्ययन है वह अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। यानी बच्चा जो है दूसरों के व्यवहार को देखकर से किस तरह से सीखता है, यही तो सामाजिक अधिगम है। तो ये अल्बर्ट बंडूरा द्वारा किया गया है। आई होप थोड़ा सा जो है क्लियर हो गया होगा। इनमें से कौन सा व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। तो व्यवहार, किसी का जो व्यवहार है हम उसके बारे में पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है मोटिव, या हम मोटिवेशन भी कह सकते हैं। कोई बच्चा जो है, मोटिव है किसी का, मोटिवेशन है उपलब्धि, अचीवमेंट है, और उसके लिए वो लगातार मेहनत करता है। यानी कोई बच्चा है उसको कोई रिवॉर्ड दो और वो अधिक मेहनत करने लगता है, इसका मतलब आगे चल के जो है वह उपलब्धि के स्तर पर मेहनत करेगा, चीजें पाने के लिए कोशिश करेगा। इस तरह से क्या हो सकता है, उसके व्यवहार के बारे में जो है पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और इस तरह का बच्चा जो है चाहे खेल हो, व्यवसाय हो, उसको अधिक मेहनत करने की संभावना रहेगी। कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी एक है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मोटिव द्वारा पूरा ही हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं किसी के व्यवहार का। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनमें से एक फैक्टर ये भी है, अभी प्रेरक वाला फैक्टर। तो ये जो है आपको याद कर लेना है। आगे देखते हैं, सजा जो है या पनिशमेंट जो है किन कारकों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, किसी बच्चे को पनिशमेंट दी जाए, पनिशमेंट का यही अर्थ नहीं होता है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, कि कोई टीचर छड़ी से ही मार रहा है। किसी माता पिता द्वारा उसको डांटना भी एक प्रकार का क्या है, एक पनिशमेंट ही कहलाती है ना। किसी को अकेला खड़ा कर देना, बोलना कि अब आप दूसरे बच्चों से बात नहीं करोगे, है ना, तो ये भी एक पनिशमेंट है। इवन हम जो बड़े स्तर पर देखें कि कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, उसका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, उसकी क्या हो गई, थोड़ी वेतन कटौती हो गई, तो ये भी उसके लिए क्या है, एक पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट जो है एक प्रकार से, हालांकि मोटिवेशन की काम करता है, ये बाहरी अभिप्रेरणा है।
उसके अंदर से नहीं आती है। आंतरिक अभिप्रेरणा तो पनिशमेंट जैसी चीजें आती ही नहीं है किसी के अंदर। तो ये बाहरी मोटिवेशन है, माता पिता का डांटना, चाहे शिक्षक डांटे, तो ये एक बाहरी अभिप्रेरणा जैसे कारकों से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं। उपबलकुटीय, देखिए इतना कठिन शब्द है लेकिन इसको आपको इंग्लिश देखना है। लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? हमारा जो माइंड रहता है, दिमाग का एक भाग है जो लिम्बिक सिस्टम कहलाता है। और लिम्बिक सिस्टम में क्या रहता है? ये नियंत्रित करता है हमारे किसको? भावना, यादों को। तो इसका एक पार्ट रहता है जो हमारी कई सारी अभिक्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो देखिए इसमें लिखा भी है कि लिम्बिक सिस्टम क्या है? संवेगात्मक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, इमोशनल कंट्रोल कर बनाता है हमारे शरीर में। और दिमाग में रहता है इन्वॉल्व फॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ इमोशनल मेमोरी। तो संवेगात्मक जो स्मृति है वो भी निर्माण करता है। तो ये क्या चीज है जो इसका लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है? इसको जो है, आप हिंदी ना भी याद करें, इसको इंग्लिश आप याद कर लीजिए। एमाइगेडला। तो एमाइगेडला जो है आपको इस तरह से याद कर सकते हैं। एक वर्ड है, ये लिम्बिक सिस्टम, मान लीजिए दिमाग में हमारे लिम्बिक सिस्टम है, इसका एक पार्ट है क्या? ये एमाइगेडला। ये पार्ट क्या करता है? हमारे संवेगों को नियंत्रित करता है। और जो स्मृतियां हैं इमोशनल से रिलेटेड, वो हमारे फॉर्म करता है, फॉर्मेशन करता है हमारे दिमाग में। टेक्निकल क्वेश्चन था, थोड़ा टफ कैटेगरी का था, लेकिन एज अ फैक्ट हम इसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकास के कौन सा सिद्धांत को प्रमुख महत्व दिया गया? इन चारों में से जो है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान, एकीकरण का, या व्यक्तिगत भिन्नता का? इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी हर व्यक्ति जो है एक दूसरे से भिन्न है। उसमें स्पेशलिटी रहती है, अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रतिभाएं हैं। सीखने का स्तर अलग रहता है, सीखने का जो पेस रहता है, सीखने की गति भी अलग अलग रहती है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। गिफ्टेड और प्रतिभाशाली छात्रों को संबोधित करने के लिए शिक्षक द्वारा, शिक्षक जो है किसके द्वारा कक्षा के अधिगम वातावरण को बदल सकता है? तो कक्षा में मान लीजिए होशियार छात्र हैं और हमें लर्निंग को थोड़ा वातावरण में सुधार लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए सही उत्तर यही है कि उन गतिविधियों का उपयोग करना जिन्हें छात्र पूरी निगरानी के साथ पूरा कर सकते हैं। तो ये जो है इसके लिए, हालांकि और विकल्प हम देखें, उन्हें चुनना जो न्यूनतम हिस्से में पूरा करना चाहते हैं। और इसमें क्या है कि डांट कर, तो डांटने से नहीं होगा, इसमें जो है दो पॉजिटिव इसमें विकल्प दिख रहे हैं कि हम वो चुने। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन द लीस्ट पार्ट ऑफ टाइम, जो उसने कम समय में कर लें। हालांकि जो प्रतिभाशाली छात्र रहते हैं, जो गिफ्टेड रहते हैं, उनकी रहती है कि वो कम समय में कर लें। तो आयोग ने तो यही उत्तर जो है माना है कि हम जो है उन्हें चुने, उन चीजों को, उन गतिविधियों को हम चुने जिसे जो है बच्चे न्यूनतम हिस्से में पूरा करना चाहते हैं। तो वही हमें चुना है जो बच्चों का इंटरेस्ट है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्टर्न द्वारा, आपको पता है कि जो है आईक्यू निकालने का फॉर्मूला जो दिया गया है, मेंटल एज बटे जो करंट एज इनटू 100, इस नाम से दिया गया है। तो बुद्धि लब्धि का कौन सा स्तर जो है प्रतिभाशाली सीमा कहा जाएगा, कि बच्चा जो है प्रतिभाशाली है? तो चूंकि प्रतिभाशाली को पूछा है इसमें, प्रतिभाशाली के लिए जो बताया है स्टर्न ने कि 120 से लेके जो 129 जिनका आईक्यू है, वो आपके प्रतिभाशाली बालक में आता है। तो चूंकि 120 के ऊपर ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। वहीं जिसका 129 से है वो अत्यधिक जो है प्रतिभाशाली माना जाएगा, है ना? ये आपका क्या माना जाएगा? गिफ्टेड चाइल्ड या जीनियस माना जाएगा। हालांकि इसके नीचे भी अलग अलग स्तर हैं, कि जैसे जो औसत बच्चा है वो 90 से लेके 109 तक जो बच्चा कहलाएगा वो औसत कहलाएगा। इसके बाद जो 109 से 119 तक जो है ये उच्च औसत माना जाएगा, बच्चा किसके अनुसार? स्टर्न के अनुसार। तो ये जो है आपको याद रख लेना है। हालांकि जो बिल्कुल कम होता है आपका 70 से, तो ये जो है आपका बौद्धिक अक्षमता में आता है। अक्षमता है यानी ये डिसेबल बच्चा कहलाएगा बौद्धिक रूप से। आगे हम देखते हैं।
बोधात्मक विकास। बोधात्मक विकास का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना, समझ भी कह सकते हैं। इसके किस चरण में बच्चे जो है पर्यावरण, कारण, समय और दिक स्थान से पृथक और विशिष्ट स्वयं की समझ विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं। हालांकि देखिए संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हुए हैं। तो कब वो बच्चे जानने लगते हैं कि हमारा स्वयं का अस्तित्व है, सेपरेट है, एनवायरमेंट से क्या होने लगते हैं, जो है पृथक मानते हैं खुद को, कैजुअलिटी एंड टाइम एंड स्पेस। तो ये पहला ही जो आपका चरण है, आपका जो संवेदी मोटर अवस्था है या सेंसरी मोटर स्टेज जो है 0 से 2 में जो है बच्चे अपना ये चीजें सीख जाते हैं, पर्यावरण से जो है अलग मानने लगते हैं, उन्हें ये पता चल जाता है कि मेरा स्वयं में एक अलग अस्तित्व है। आगे हम देखते हैं, ये जो है आपके लिए होमवर्क हो सकता है कि बच्चे ने एक भावनात्मक विकास बच्चे में पैदा होता है, उसको ये आपको मैच करना है कि जन्म के बाद क्या होता है। तो सबसे जो है एक हिंट ये हो सकती है कि जो जैसे इसमें सबसे टॉप आप कैटेगरी देखिए कि किसी बच्चे में जैसे शर्म, चिंता, निराशा, ये सबसे बड़ी स्टेज में ही आ सकता है। तो इसमें जो बड़ा स्टेज क्या है आपका, 5 वर्ष वाला है, और इससे आपको जो है हिंट एक मिल जाएगी। आगे हम जो है, ये आज के लिए आपके लिए होमवर्क था। तो प्रश्न है हमारा, ये कल का प्रश्न है जो होमवर्क आपको दिया था, कल का मतलब इसकी जो पुरानी वीडियो में, कि बच्चे का जो है कौन सा जो है विकासात्मक कार्यों का प्रयोजन नहीं है। तो विकासात्मक कार्य आपको पता होगा कि कोई बच्चा जैसे चलना, दौड़ना, इसके साथ साथ जो है बोलना, लिखना, तो किस जो एज में क्या बच्चा सीखेगा ये जो है बताता है कौन, विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंट टास्क। और बच्चे के अलग अलग स्टेज में जो है ये डेवलपमेंट होते हैं कि इसका कौन सा प्रयोजन नहीं है या पर्पज क्या नहीं है। तो पहला, यह जानने में सहायता करता है कि बच्चे को क्या सीखना चाहिए, बिल्कुल सही है। वे चीजें सीखने के लिए प्रेरक बल के रूप में कार्य करते हैं जो उस आयु में सीखने में अपेक्षा रखता है, तो बिल्कुल सही है। माता पिता अध्यापकों को बताते हैं कि भविष्य में बच्चों से क्या अपेक्षाएं होंगी, बिल्कुल। ये डेवलपमेंट टास्क बताते हैं कि फ्यूचर में हम क्या जो है स्किल सीख जाएंगे, क्या करना सीख जाएंगे। आगे ये बच्चों की बुद्धिमत्ता में वर्धन करते हैं, तो ये इसका गलत हो जाएगा। ये बच्चों की इंटेलिजेंस को नहीं बढ़ाते हैं, ये बच्चे की जो है डेवलपमेंट टास्क कहलाते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, स्पेशली फिजिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं, या स्किल को बढ़ाते हैं जो आपके डेवलपमेंट टास्क रहते हैं। आई होप जो है ये जो है क्लियर हो गया होगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।